नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है दो प्रदेश खबर विशेष का, तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बस्तर में माओवाद का सबसे बड़ा और क्रूर चेहरा माड़वी हिडमा आखिरकार ढेर कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के जंगलों में हुई मुठभेड़ ने हिडमा का अंत कर दिया। वो हिडमा जिसने सैकड़ों जवानों और निर्दोष ग्रामीणों की जानें ली और जिसे बस्तर में आतंक का दूसरा नाम कहा जाता था, अब उसके खात्मे के साथ ही बस्तर की शांति सुनिश्चित हो गई है। देखिए एक रिपोर्ट। माओवादी संगठन का सबसे क्रूर चेहरा माड़वी हिडमा ढेर। आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में हुई मुठभेड़। लंबे समय से एजेंसियों की निगरानी में था हिडमा। ताड़मेटला, झीरम, तर्रेम जैसे बड़े हमलों का था मास्टरमाइंड। घात लगाकर हमला करने और जंगलों में गायब होने में माहिर था। बस्तर के गांवों में दहशत का दूसरा नाम था हिडमा। माओवादी संगठन का सबसे बड़ा रणनीतिकार खत्म। दंडकारण्य स्पेशल जोन की सैन्य ताकत को झटका। आत्मसमर्पण की रफ्तार और बढ़ने की उम्मीद। बस्तर के जंगलों में दशकों तक हिडमा एक मिथक बना रहा। घात लगाकर हमले करना, बड़े हमलों को अंजाम देना और फिर पहाड़ों घाटियों में गुम हो जाना। इस खूंखार कमांडर का नाम लेते ही बस्तर के गांव से हर जाते थे। 2010 का ताड़मेटला, 2013 की झीरम घाटी, 2021 का तर्रेम हमला, ऐसे कई नरसंहारों की कड़ी में हिडमा सबसे आगे रहा। आंध्र प्रदेश में ग्रे हाउंड्स के जवानों के हाथों ढेर किए जाने के बाद बस्तर पुलिस के अफसरों के चेहरे पर भी सुकून और संतोष दिखा। आज दिनांक 18 नवंबर नक्सलरोधी अभियान के दृष्टिकोण से काफी एक निर्णायक दिन रहा। इस दिनांक को आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती अल्लूरी, सीताराम, राजू जिला में आंध्र प्रदेश पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस से माओवादी के बीच में हुई मुठभेड़ में 6 माओवादी कैडर के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उनमें से एक का पहचान माओवादी कैडर सेंट्रल कमेटी मेंबर माड़वी हिडमा, जो पूर्व में PLG बटालियन नंबर 1 का कमांडर भी रहा, उसके नाम से हुआ। एक आतंक का चेहरा है जो संपूर्ण जो बस्तर संभाग के अंतर्गत और सीमावर्ती इलाका में भी जो CPM माओवादी संगठन के लिए एक कुख्यात माओवादी कैडर के रूप में और कई बड़ी बड़ी वारदात में, जिसमें ताड़मेटला इंसिडेंट है, टेकलगुड़ा मुठभेड़ है, मीनपा घटना, इस प्रकार अनेक बड़ी वारदात में माड़वी हिडमा का भूमिका रहा, उसके हाथ रहा है। और आज इस मुठभेड़ में उनका डेड बॉडी रिकवर करना सुरक्षा बल के लिए काफी एक निर्णायक बढ़त के रूप में हम इसको देख सकता है। इस मुठभेड़ में माड़वी हिडमा के अलावा उनके पत्नी राजे, जो वर्तमान में दंडकरण स्पेशल जोन कमेटी मेंबर भी है, और 6 और माओवादी टोटल 4 माओवादी टोटल 6 माओवादी कैडर का डेड बॉडी आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा मुठभेड़ के पश्चात बरामद की। बस्तर में लंबे समय से हिडमा पर शिकंजा कसने की तैयारी थी। एजेंसियां लगातार उसके मूवमेंट की मॉनिटरिंग कर रही थी और आखिरकार शनिवार को आंध्र प्रदेश के अति दुर्गम मरेड़पल्ली के जंगलों में सुरक्षा बलों को वह मौका मिला। करीबी सहयोगियों के साथ मौजूद हिडमा ने फोर्स पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वो वहीं ढेर हो गया। हिडमा के खत्म होने के बाद सुरक्षा बलों में भारी उत्साह है, क्योंकि वह सिर्फ एक चतुर लड़ाका नहीं, बल्कि माओवादी संगठन की ताकत, रणनीति और आतंक का सबसे बड़ा स्तंभ था। छत्तीसगढ़ सरकार भी अब मान रही है कि माओवाद की कमर हमेशा के लिए टूट चुकी है, इसलिए बचे हुए लोगों को सरेंडर कर देना चाहिए। तो सूचना के आधार पर उसमें जो नाम सामने आए हैं, उसमें एक CC मेंबर जो पिछली बार बना था, हिडमा, इसका भी नाम, तो उसमें उसकी पत्नी और 4 उसके और साथी, ऐसे सारे लोगों का नाम है। आने वाले 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। इस विषय को लेकर जो अभियान केंद्र की सरकार, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और राज्य की सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और सारे ही राज्यों में ये काम जो किया जा रहा है, इन सारे ही विषयों को लेकर के ये महत्वपूर्ण सूचना। हिडमा का मारा जाना निश्चित रूप से नक्सलियों के कमर तोड़ने वाली बात है। बड़ी सफलता मिली है और हिडमा एक बड़ा नेता था नक्सलियों का, खासकर स्थानीय नेता था।
बचत तो नेता हैं वो सब दूसरे प्रांत के थे, लेकिन हिड़मा तो यहीं का आदिवासी नेता है, तो उसकी जमीनी पकड़ बहुत ज़्यादा थी और उसके निश्चित रूप से मारे जाने से सरकार को, हमारे जवानों को बड़ी सफलता मिली है और नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हिड़मा के जाने से। झीरम हमले का मास्टरमाइंड हिड़मा कांग्रेसियों के लिए नासूर से कम नहीं है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल से बड़ी सफलता तो मान रही है, लेकिन कानून के मुताबिक सजा की पैरवी करते हुए वर्तमान में मिल रही सफलताओं का श्रेय कांग्रेस शासनकाल में तैयार किए गए प्लेटफॉर्म को बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आतंक से समृद्धि की ओर कदम बढ़ा चुके बस्तर में अब तस्वीरें तेजी से बदल रही हैं। अब हिड़मा के सफाई के साथ इस संघर्ष को एक निर्णायक मोड़ मिल गया है। अब सवाल यह नहीं है कि बस्तर कब नक्सल फ्री होगा, सवाल यह है कि इस ऐतिहासिक सफलता का औपचारिक ऐलान कब होगा। गौरव शर्मा, रायपुर। उज्जैन में सिंहस्थ लैंड पुलिंग को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद आखिरकार सरकार के बड़े फैसले के बाद थम गया। किसानों के विरोध और बढ़ते दबाव को देखते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्ट को निरस्त कर दिया, लेकिन रोड बनेंगे। अब जिला प्रशासन सड़क के लिए करीब 120 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण ही कर पाएगा। इसके तहत किसानों को 2 गुना मुआवजा मिलेगा। देखिए ये रिपोर्ट। मोहन सरकार ने मानी किसानों की बात, लैंड पुलिंग योजना वापस। फैसले के बाद उज्जैन में जश्न। सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर लाई गई लैंड पुलिंग योजना राज्य सरकार ने वापस ले ली है। इस मसले पर सोमवार रात भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बीच चर्चा हुई थी। योजना वापस लेने की घोषणा के बाद उज्जैन में जश्न का माहौल है। किसानों ने आतिशबाजी की और ढोल की थाप पर थिरक कर खुशी का इजहार किया। सरकार ने सिंहस्थ के लिए स्थायी निर्माण करने की योजना बनाई थी, जिसके लिए लैंड पुलिंग योजना लाई गई थी। इसमें 2378 हेक्टेयर भूमि पर निर्माण किया जाना था। लैंड पुलिंग योजना का पिछले 8 महीने से विरोध किया जा रहा था। इसमें भारतीय किसान संघ और भारतीय संघर्ष समिति के किसान शामिल थे। खुशी की बात है और उज्जैन के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि 2028 का जो सिंहस्थ आ रहा है, हम सब मिलकर बड़े उत्साह के साथ ये जो धर्म प्रेमी जनता आएगी उस सब को हम व्यवहार ऐसा करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में आए। जो 50-60 करोड़ लोग आ रहे हैं, इतने आना चाहिए, वो इतनी जगह है पर्याप्त वहाँ पर। और गर्मी में सिंहस्थ लगता है, साधु संतों और सबके द्वारा जो आयोजन किया जाएगा उसमें सब मेहमान बन के हम काम करेंगे और अच्छा सिंहस्थ करेंगे। और इसको लेकर जो लैंड पुलिंग का विषय चल रहा था किसानों के बीच में, आज सरकार ने जो उसकी समाप्ति की घोषणा की है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सरकार ने लैंड पुलिंग योजना वापस ले ली है, लेकिन रोड बनेंगे। शिप्रा नदी किनारे बनने वाले 29 किलोमीटर के घाट की कनेक्टिविटी के लिए 120 हेक्टेयर भूमि पर MR22 सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए किसानों का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि 30 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए ये जरूरी है और घाटों से इस सड़क को जोड़ा जाना है। इसके तहत किसानों को 2 गुना मुआवजा मिलेगा। आइए अब आपको ये भी बता दें कि आखिर क्या थी लैंड पुलिंग स्कीम। इसके तहत सरकार किसानों की जमीन पर अधोसंरचना विकसित करती। विकसित भूमि का 50% उज्जैन विकास प्राधिकरण लेता, वहीं 50% जमीन किसान या भूस्वामी के पास ही रहती। इसमें जमीन पर मुआवजा नहीं मिलता। अधिग्रहित 25% भूमि में रोड निर्माण होना था। 5% भूमि पर पार्क विकसित किए जाने का प्लान था। 5% भूमि पर आम जन की सुविधा के लिए निर्माण होना था। बाकी के 15% कमर्शियल उपयोग में लिए जाने का प्लान था। भोपाल से स्वाति शर्मा के साथ राहुल यादव, INS 24/7 उज्जैन। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात की। बातचीत में गौ संरक्षण और गौ संवर्धन को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए संगठन, सरकार और समाज के संयुक्त प्रयासों पर सहमति बनी। हालांकि सियासी हलकों में इस मुलाकात को उमा भारती के सक्रिय राजनीति में वापसी के तौर पर भी देखा जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट।
पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता उमा भारती मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से शिष्टाचार भेंट की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच गौ संरक्षण और गौ संवर्धन को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। उमा भारती ने मुलाकात के बाद कहा कि गौ संरक्षण उनके लिए भावनात्मक और आध्यात्मिक विषय है और इस दिशा में काम के लिए संगठन, सरकार और समाज तीनों की संयुक्त भागीदारी जरूरी है। और संगठन और सरकार और समाज ये मिल के प्रयास करेंगे तब गौ का संवर्धन हो पाएगा। इसलिए संगठन अपना सहयोग दे, सरकार अपने नीतिगत निर्णय ले और समाज उन निर्णयों में गाइड भी करे और साथ में सहयोग भी करे। एक समन्वय बनाने के लिए ही आज मैं अपने भाई और अपने प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी को मिलने के लिए आई। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी बैठक को सकारात्मक बताते हुए कहा कि उमा भारती ने गौपालन और गौ सेवा को बढ़ावा देने के कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। हालांकि इस मुलाकात को लेकर सियासी चर्चा है कि उमा भारती फिर से सक्रिय राजनीति में भागीदारी करना चाहती हैं। पिछले दिनों वे झांसी लोकसभा से चुनाव लड़ने के संकेत भी दे चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। ग्वालियर में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर मार्ग को लेकर सियासत जारी है। जर्जर सड़क को लेकर कांग्रेस कई दिनों से सुधार की मांग कर रही थी, लेकिन सरकार के पास फंड नहीं होने की स्थिति में कांग्रेस ने क्रिकेटर सचिन को पत्र लिखकर फंड की मांग की है। कांग्रेस का तर्क है कि आपके सम्मान के गवाह सड़क के कारण आपकी बदनामी हो रही है, इसीलिए फंड देकर इसका मरम्मत कराएं। देखिए एक रिपोर्ट। ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में साल 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए क्रिकेट मैच में पहला दोहरा शतक लगाकर विश्व भर में ग्वालियर को विशेष पहचान दिलाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के सम्मान में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ग्वालियर के एक मुख्य मार्ग का नाम उनके नाम पर रखा था। लेकिन अब इस मार्ग की बदहाल सड़क सचिन तेंदुलकर के नाम को भी बदनाम कर रही है। इस मामले में कांग्रेस ने सचिन तेंदुलकर को पत्र लिखकर गुजारिश की है कि आप अपने नाम की सड़क को बनवाने में सरकार से मांग करें, नहीं तो आपसे निवेदन है कि इस सड़क को बनवाने के लिए आप खुद आर्थिक सहायता प्रदान करें। 2010 में जिस मैच में दोहरा शतक ग्वालियर में उन्होंने लगाया था, उसी समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह जी ने, उन्होंने तेंदुलकर जी के सम्मान में एक रोड का नामकरण किया। आज हालत ये, फजीयत ये है कि शासन प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है और सड़क की ये स्थिति है कि आज वहाँ जो भी ट्रैफिक गुजर रहा है या ट्रैफिक पे जो व्यक्ति हैं उनकी जान पर बनाई है, और ऐसी स्थिति में आज तेंदुलकर जी का नाम भी बदनाम हो रहा है। इस सड़क पर उड़ते धूल के गुब्बारे और जर्जर सड़क के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किए जा रहे हैं और युवा आरोप लगा रहे हैं कि महान क्रिकेटर को बदनाम किया जा रहा है। अगर यहाँ का हाल सचिन तेंदुलकर जी खुद आकर देखें तो वो भी कहेंगे इस रोड का नाम तत्काल ही बदला जाए। ये सचिन तेंदुलकर जी के लिए गर्व का नहीं, शर्म का विषय है। वहीं निगम प्रशासन का रटा रटाया जवाब है कि सरकार से फंड की मांग की गई है, फंड मिलते ही सड़क का सुधार कार्य कराया जाएगा। इसमें निश्चित रूप से सचिन तेंदुलकर मार्ग जो है वो अभी क्षतिग्रस्त हो गया है, चूंकि वो एक बड़ा मार्ग है, तो ऐसे सभी बड़े मार्ग जो है वो चिन्हित किए गए हैं, उसमें राशि अधिक आवश्यकता होगी, इसकी व्यवस्था की जा रही है। तो सभी हमारे जो शासन को भी इसके लिए पत्र लिखा गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा हम लोग ये विकल्प भी तलाश कर रहे हैं कि पूर्व में इसकी एक फाइल बनी थी, तो क्या उसके माध्यम से हम, अगर उसमें बजट उपलब्धता की दिक्कत नहीं होगी तो उसको मेरी प्राथमिकता में भी है। कुल मिलाकर अब सड़क को क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से जोड़कर सियासत जारी है, लेकिन सवाल ये है कि निगम प्रशासन के पास इतना पैसा भी नहीं है कि सड़क का सुधार कार्य कराया जा सके। जावेद खान, INH 24/7, ग्वालियर। भोपाल में खराब इंजीनियरिंग के एक और नया कारनामा सामने आया है। लिंक रोड पर बनी नगर निगम की कंपोजिट बिल्डिंग में सारे दफ्तर बनके तैयार हैं, लेकिन जिस मीटिंग में इसे बनाने का फैसला लिया गया वहां मीटिंग हॉल ही गायब है। देखिए एक रिपोर्ट। राजधानी भोपाल के इंजीनियरों ने एक और नया मुजस्समा बनाया है। सारी सुख सुविधाओं से लैस नगर निगम की 8 मंजिला कंपोजिट बिल्डिंग बनकर तैयार है। कंपोजिट मतलब एक ही बिल्डिंग में नगर निगम के सारे काम हो सकेंगे, लेकिन इसके कंस्ट्रक्शन में भारी चूक देखने को मिली है। दरअसल जिस हॉल से शहर की तकदीर लिखनी थी वो हॉल ही बनाना जिम्मेदार भूल गए।
निर्माण एजेंसी ने निगम परिषद हॉल ही नहीं बनाया। राजधानी भोपाल में इंजीनियरों की इंजीनियरिंग का एक और कारनामा देखने को मिला है। आपको बता दें कि जो नगर निगम की बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है, ये 8 मंजिला बिल्डिंग में सारे जोन के कार्यालय जो है नगर निगम के वो यहाँ पर संचालित होंगे। लेकिन जिस परिषद की बैठक में इसे बनाने का निर्णय लिया गया था, वो परिषद बैठक हॉल बनाना ही भूल गए, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब ये जो मामला है सुर्खियों में है। एक इंजीनियरिंग पे एक बार फिर से सवाल उठाए कि आखिर इतना बड़ा हॉल बनाया है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट जो है संचालित किए जाएंगे, लेकिन नगर निगम का जो बैठक हॉल है, जो परिषद हॉल कहा जाता है जिसको, वो ही बनाना इंजीनियर भूल गए। जैसे ही बात सामने आई उसके बाद ये कहा गया कि इसके लिए अलग से जमीन नगर निगम द्वारा जो मांगी गई है, जल्द ही स्वीकृति मिलने के बाद नगर निगम की जो बैठक परिषद है उसको दूसरी जगह बनाया गया। लेकिन सवाल वही उठता है कि सालों से बन रही ये बिल्डिंग जिसमें करोड़ों का खर्च हुआ, करोड़ों की लागत से ये बिल्डिंग बनाई, लेकिन इसमें परिषद हॉल ही बनाना भूल गए। ये कोई पहला कारनामा नहीं है, इससे पहले भी इंजीनियरिंग के कई नमूने राजधानी भोपाल में देखने को मिले हैं। लेकिन सवाल वही कि आखिर जब मैप फाइनल हो रहा था उस समय ये चीजें क्यों नहीं देखी गई। ऐसे में एक और सवाल उठता है कि अगर परिषद हॉल दूसरी जगह बनाया जाएगा तो उससे जनता की जेब पर कितना असर पड़ेगा। मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग का कमाल। नगर निगम के नए दफ्तर में नहीं है मीटिंग हॉल। 5 एकड़ में 40 करोड़ की लागत से तैयार है 8 मंजिला दफ्तर। अब 0.25 एकड़ जमीन मीटिंग हॉल के लिए फिर मांगी गई। 10 करोड़ की लागत से मीटिंग हॉल बनाकर होगा तैयार। इस लापरवाही के सामने आने के बाद नगर निगम एक बार फिर सवालों के कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। जब इस मामले में भोपाल की महापौर मालती राय से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रशासक कार्यकाल में उसका डिजाइन बना, जिसमें उन्होंने परिषद भवन नहीं बनाया। हालांकि अब पीछे जमीन लेने की बात चल रही है, वहीं नया हॉल बनेगा। खैर, परिषद भवन के लिए 0.25 एकड़ जमीन की मांग की गई है। नगर निगम के अधिकारियों ने उस समय नगर निगम नहीं थी, प्रशासक कार्यकाल में उसका डिजाइन बना, इसलिए प्रशासक ने परिषद हॉल की डिजाइन ही नहीं की। अब निश्चित ही चर्चा हुई है कि पीछे जो जगह है पीडब्ल्यूडी से जगह लेकर वहां पर परिषद हॉल बनाया जाएगा। ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी इंजीनियरिंग के कई नमूने भोपाल के इंजीनियरों ने देश के सामने पेश किए हैं। लेकिन सवाल वही है कि 40 करोड़ रुपए की लागत से नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य करते समय किसी को भी मीटिंग हॉल बनाने की याद क्यों नहीं आई है। ऐसी गंभीर गलती का जिम्मेदार आखिर कौन है। INH न्यूज के लिए भोपाल से अंजलि सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सड़कों पर 15 सालों से ज्यादा पुरानी 899 खटारा बसें दौड़ रही थी, जो यात्रियों की जान के लिए बड़ा खतरा थी। अब सरकार सख्त हुई है और इन बसों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सभी ऐसे बस ऑपरेटर्स को नोटिस भेजे गए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। पुरानी बसों से कई बार बड़े हादसे होते हैं, जिसको लेकर परिवहन सचिव मनीष सिंह ने परिवहन आयुक्त को ऐसी 899 बसों की सूची भेजकर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर अब तमाम बस ऑपरेटरों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जो बस 15 साल पुरानी हो चुकी, लेकिन अगर उनके पास परमिट है तो उन्हें भी बस हटानी होगी। तो 15 वर्ष से बसें जो पुरानी हैं, इस सूची में से हम देखेंगे अगर इन प्रायोजनों से चल रही हैं तो वो वैध हैं, अगर उनका फिटनेस वैध है तो। और लेकिन अगर पुराने परमिट पे भी जीवन अवधि पूर्ण करने के बावजूद चल रही है तो हम उन परमिट की निरस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे। कई बसें ऐसी हैं जो 15 साल पूरे करने वाली थी, लेकिन फिर भी उन्हें परमिट जारी कर दिया गया। इसे लेकर परिवहन विभाग का कहना है कि उस परमिट के आधार पर ऑपरेटर दूसरी बस रिप्लेस कर सकते हैं और जो 15 साल पुरानी बस है उसका फिटनेस करवाकर शिक्षा संस्थान, फैक्ट्री या कॉन्ट्रैक्ट पर चलाई जा सकती है। 15 वर्ष से पुरानी बस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में चल सकती है, स्कूल में चल सकती है, पर सब्जेक्ट टू फिटनेस होनी चाहिए उस बस की। उसके बाकी सब पेपर्स, इंश्योरेंस वगैरह पूरे होने चाहिए। कोई फैक्ट्री अपने एम्प्लॉयज़ को लाने ले जाने के लिए उसका उपयोग कर सकती है। वो है बस 87(1)A में जो हम त्योहारों के समय परमिट देते हैं, जो 1 हफ्ते के लिए जो परमिट लागू होता है उसमें चल सकती है। प्रदेश में सबसे ज्यादा पुरानी बसें जबलपुर संभाग में चल रही हैं, जबकि सबसे कम रीवा में चल रही हैं। मोटरयान नियम 1994 के अनुसार इन बसों को लेकर नियम भी हैं।
10 साल पुरानी बस को इंटरस्टेट परमिट नहीं दिया जा सकता। 15 साल पुरानी मंजिली बस को स्टेज कैरिज परमिट नहीं दिया जा सकता। 20 साल पुरानी बस को कोई परमिट नहीं दिया जा सकता। इन नियमों के बाद भी 899 बसों को परमिट जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश में 15 साल पुरानी 899 बसें इस वक्त चल रही हैं। सबसे ज्यादा जबलपुर में 215 बसें चल रही हैं। भोपाल में ही 39 ऐसी बसें चल रही हैं। सबसे कम 15 साल पुरानी 7 बसें रीवा में चल रही हैं। बिना परमिट बस संचालन पर प्रति सीट 1000 रुपए जुर्माना लगता है। बस ऑपरेटरों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि बसों का फिटनेस और परमिट पहले से वैध है। ऐसे में अचानक बस बंद करना व्यवहारिक नहीं। हालांकि विभाग साफ कर चुका है कि कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और परमिट निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू है। मध्य प्रदेश में 899 ऐसी बसें हैं जिनके पास परमिट है, लेकिन वो अपनी 15 साल की अवधि पूरी कर चुकी है और अब इन बसों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। कहीं ना कहीं इस आदेश के बाद ट्रांसपोर्टर्स में काफ़ी गुस्सा है, लेकिन साफ तौर पर कहा गया है कि इस परमिट के आधार पर दूसरी बस मंजूर कराई जा सकती है और जो बसें 15 साल पूरे कर चुकी हैं उनके लिए अलग प्रावधान है। हालांकि अब इस नियम को किस तरीके से मध्य प्रदेश में लागू किया जाता है और किस हद तक की कार्रवाई हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। भोपाल से INH न्यूज़ के लिए कैमरामैन नितिन के साथ गौरव गुप्ता। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए INH 24/7। धन्यवाद।